क्या होता है ऑक्यूपेशन? इट इज ए सेट ऑफ जॉब रोल। जॉब रोल का एक सेट है which perform similar or related function in the industries। किसी भी इंडस्ट्रीज के जॉब रोल जो एक समान काम करते हैं उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। उस पूरे को ऑक्यूपेशन कहा जाता है कि ये ऑक्यूपेशन है। फिर इसके बाद आता है जॉब रोल। ऑक्यूपेशन अभी मैंने आपको बताया क्या है, सेट ऑफ फंक्शन और सेट ऑफ जॉब रोल, यानी दो चार जॉब रोल में मिलाकर ऑक्यूपेशन होता है। 2 4 10 जितने भी हो सकते हैं जो एक तरह के काम इंडस्ट्री में करते हैं उसे कर। अब जॉब रोल क्या होता है? यूनिक फंक्शन, सेट ऑफ यूनिक फंक्शन क्रिएट द यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्रीज। यानी कुछ विशेष तरह के कार्य जो कि इंडस्ट्रीज में रोजगार का सृजन करे। विशेष तरह का कार्य में चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जॉब रोल अक्सर फ्रीक्वेंटली यूज होगा। कहीं आप देखें तो जॉब रोल का काफी चर्चा होती है। तो यूनिक तरह के फंक्शन जो एक यूनिक यानी विशेष तरह के कार्य जो कि इंडस्ट्रीज में विशेष रोजगार का सृजन करे उसे हम जॉब रोल। अब आता है लर्निंग आउटपुट, LO। लर्निंग आउट, हाँ बोलिए सर। जॉब रोल का डेफिनेशन लिखवा देंगे एक बार फिर से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जॉब रोल आप लिख लीजिए। एक विशेष तरह का कार्य जो इंडस्ट्रीज में विशेष रोजगार के अवसर का सृजन करता है। A set of unique function create the unique job opportunity in the industries। create the unique job opportunity, उसे हम जॉब, और इस जॉब रोल को आप मिला दें तो ऑक्यूपेशन हो जाता है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, 25-30 की लिस्ट है, तो उतना मैं आपको नहीं जाऊंगा। एक दिन टाइम मिलेगा तो पूरा इसको आपको पूरा मैं ऊपर से नीचे तक 30 है, 1-1.5 घंटे लगेगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बट शॉर्ट में कभी, क्योंकि कोई NSDC या सेक्टर स्किल काउंसिल का, मान लीजिए कल आप यहाँ गवर्नमेंट का जॉब न मिले, इंस्ट्रक्टर नहीं मिले, जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स NSDC के हैं उनके जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हो सकता है आपको कल वहां अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप वहां जाके पढ़ाएं, तो वहां आपको ये सब मिलेगा। इसलिए कम से कम कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए कि लर्निंग आउटकम कल मैंने आपको बताया विच रिप्रेजेंट्स दी, कल मैंने परिभाषा भी बताया था, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट द लर्नर नो यानी नॉलेज, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन एंड एबल टू डू एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। यानी किसी पाठ्यक्रम के समापन के बाद या किसी प्रशिक्षण के समापन के बाद विद्यार्थी के पास क्या ज्ञान होगा, क्या समझ होगी और वह क्या करने में सक्षम होगा, उसे लर्निंग आउट करते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम के बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन पैक, QP। ऊपर लिखूं, क्वालिफिकेशन पैक। अब क्वालिफिकेशन पैक समझने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड भी जानना होगा और उसके साथ और भी चीजें। ये पहले आप क्रम पूरा कर ले, जो ऑक्यूपेशन से शुरू हुआ, ऑक्यूपेशन, जॉब रोल, लर्निंग आउटकम, क्वालिफिकेशन पैक, देन टास्क। क्वालिफिकेशन के पैक के बाद टास्क आता है, टास्क के बाद है NOS, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड।
आजकल ये टर्म बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, इसलिए कम से कम ये क्या होता है ये आप जान जाए। आप नेट पे भी सर्च करेंगे एनएसपीओ तो उसमें ये सब टर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो एनओएस टास्क के बाद होता है एनओएस और इसके बाद होता है पीसी। पीसी का मतलब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ऊपर मैं लिख देता हूं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इसमें लेसन प्लान आपका कहां आता है वो देख लीजिए। पीसी का मतलब होता है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ही के आधार पे अब आपको नॉलेज, किसी कार्य को करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए और क्या स्किल चाहिए। अब स्किल में भी प्रोफेशनल स्किल और कोर स्किल, आप जनरल स्किल जिसको भी आप करते हैं, सॉरी प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, कोर नॉलेज। उसी तरह से प्रोफेशनल स्किल, ये मैं बोल दूंगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो बोल दूंगा, और जनरल स्किल। तो ये आप देखें, मैं शुरू से एक बार फिर से बोलता हूं, ऊपर से आप दो लोग लिख रहे होंगे, इसको आप लिख लें प्लीज, और इसका मैं परिभाषा तो यहाँ बता दे रहा हूँ बट आप देख लेना। अभी इतना समय नहीं कि मैं इसको परिभाषा लिखा पाऊँ, मैं आपको परिभाषा भी लिखा दूंगा, इसकी कोई बात नहीं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशन, जॉब रोल, लर्निंग आउटपुट, क्वालिफिकेशन पैक, टास्क, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड एनओएस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में फिर दो पार्ट, यानी नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल दोनों में भी प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल एंड जनरल स्किल। यहां पे आपको लेसन प्लान आप इसके अनुसार बनाते हैं कि जनरल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज क्या विद्यार्थी को देना है, उसके ऊपर आप अपना लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाते हैं। बट अल्टीमेटली जॉब रोल तक जाता है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें और भी है, सेक्टर है, सब सेक्टर है, कोर है, सेक्टर काउंसिल्स हैं, ये सब इंडस्ट्रीज से शुरू होकर सब 30 से 15-20 है टोटल। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है इसके ये 5-7 वो मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको इसकी कुछ की परिभाषा सिंपल भाषा में बता दूं। जैसे मैंने ऑक्यूपेशन को आपको बताया कि ये सेट ऑफ जॉब रोल व्हिच परफॉर्म सिमिलर और रिलेटेड फंक्शन इन द इंडस्ट्री, यानी एक जॉब रोल का सेट है जो इंडस्ट्रीज में एक जैसा या एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम ऑक्यूपेशन कहेंगे। और जॉब रोल क्या होता है? जॉब रोल इज ए यूनिक सेट ऑफ फंक्शन which create the unique opportunities, which create the unique employment opportunity in the study, यानी किसी कार्य, विशेष कार्य का एक समूह जिससे विशेष रोजगार के अवसर का सृजन हो, उसे हम जॉब रोल कहते हैं। लर्निंग आउटपुट मैंने आपको बताया। अब ऑक्यूपेशन के साथ ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड ओएस आप सर्च करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएस ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ऑक्यूपेशन के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड specify the standard required by an individual to carry out a function
with the stipulated quality, along with the knowledge and understanding he must need to perform the standards consistently. हिंदी में मैं आपको बताऊं तो किसी कार्य को करने के लिए सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, वो तो मैंने डिफिनीशन जो रटी रटाई लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो किसी कार्य को करने के लिए जो भी व्यक्ति उस कार्य को करता है, उस किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को आवश्यक कार्य कुशलता का स्तर अवश्य ही आना चाहिए, या किसी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक कार्य कुशलता का स्तर है, जो व्यक्ति उसे करता है उसे अवश्य ही प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो इसके लिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता हो, जिससे कि वो उसी स्तर का कार्य लगातार करता रहे, कंसिस्टेंटली लगातार करता रहे। हर जॉब रोल के साथ आप देखेंगे, हर ऑक्यूपेशन के साथ जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड होता है, इसका एक कोड होता है। ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड इज गिवन ए कोड। आप नेट में देखेंगे, आप सर्च करेंगे ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, तो किसी कार्य को करने के लिए जिस कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति उस कार्य को करता है उसे वह कार्य कुशलता अवश्य ही आनी चाहिए, और उसके साथ साथ ज्ञान और समझ भी हो, जिससे कि वह कार्य को उसी स्तर तक लगातार करता रहे। इसे हम ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं, और इस ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का एक कोड होता है। अब आ गया एनओएस, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड और नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। तीन चीजें देखिए। ऑक्यूपेशन इज कनेक्टेड टू द जॉब रोल, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड इज कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट जॉब रोल। उस जॉब रोल को करने के लिए जो स्टैंडर्ड की आवश्यकता है उसे आप ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड कहेंगे। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी मानक का एक समूह है। स्टैंडर्ड का वो समूह है, एग्रीड एंड इंडोर्स्ड बाय द इंडस्ट्री लीडर फॉर द वेरियस जॉब रोल। सेट ऑफ स्टैंडर्ड, मैं अंग्रेजी में परिभाषा बता देता हूं, फिर हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि एनओएस बहुत बार आएगा, एनओएस अक्सर आता है। तो एनओएस क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड agreed, AGREED, agreed and endorsed, ENDORSED, agreed and endorsed by the industry's leader for various job roles। यानी मानक का वह समूह जो इंडस्ट्रीज लीडर के द्वारा सहमत किया गया है और स्वीकृत किया गया है विभिन्न कार्य दायित्वों के लिए, विभिन्न जॉब रोल के लिए, या विभिन्न जॉब रोल के लिए जो मानक का समूह इंडस्ट्रीज के लीडर्स के द्वारा सहमत और स्वीकृत किया गया है, उसे हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड इज नेशनल एज वेल एज ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, यानी ये देश के लिए और विदेश के लिए। आजकल एक एनएसक्यूएफ के बाद इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक सिमिलर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा, एक सिमिलर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा, एक समान जैसा फ्रेमवर्क हर जगह होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो होता है। तो अब क्वालिफिकेशन पैक, जैसा आप जानते हैं कि पैक का मतलब इसके अंदर कुछ हो, तो क्वालिफिकेशन पैक में तीन चीजें हों, या सिंपल आप याद कर लें। क्वालिफिकेशन पैक इज हैविंग द सेट ऑफ ओएस along with the educational training and other requirement to perform a function as per standard।
यानी क्वालिफिकेशन पैक में कोई स्टैंडर्ड होता है, मानक ओएस ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ साथ एजुकेशन, ट्रेनिंग और कुछ और क्राइटेरिया जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है, उस पूरे समूह को क्वालिफिकेशन पैक कहते हैं। उस पूरे समूह को क्वालिफिकेशन पैक करते हैं, पूरे समूह को क्वालिफिकेशन पैक। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब कुछ न कुछ मानक, कुछ न कुछ स्टैंडर्ड जिसको आप मेंटेन करते हैं। तो सिंपल भाषा में आप कहें, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक फंक्शन। किसी विशेष कार्य के लिए कार्य कुशलता का क्या स्तर आवश्यक है, उसका कथन परफॉर्मेंस। किसी विशेष कार्य के लिए कार्य कुशलता का जो स्तर आवश्यक है, उसके कथन को, उसके स्टेटमेंट को, उसको नहीं, परफॉर्मेंस को नहीं, उसके स्टेटमेंट को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहते हैं। अब कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे आपके ट्रेड में ही या डायोड की या कोई भाषा ले लो, तो उसके लिए थियरी नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो थियरी में भी प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज, स्किल में भी प्रोफेशनल स्किल और जनरल स्किल। तो ये आपका पूरा का पूरा एक चार्ट बनता है, एनओएस से लेके पूरा, वहां से ऑक्यूपेशन से लेके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बाद जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसलिए अब देखिए, जो लेसन प्लान हम बनाते हैं वो दो पार्ट्स पर डिपेंड करता है। एक तो हमारा होता है प्लानिंग और दूसरा होता है लर्निंग। प्लानिंग एंड लर्निंग। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो प्लानिंग से लर्निंग की तरफ जाता है, और जो ट्रेनिंग होती है वो लर्निंग से प्लानिंग की तरफ। तो लेसन प्लान या डेमोंस्ट्रेशन प्लान, हमेशा प्लान, इसलिए उसका नाम प्लान है। और वो हम प्लान क्यों करते हैं? जिससे कि विद्यार्थी कुछ सीखे। और हमारे ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो हमने बताया है वो विद्यार्थी सीखे, जो हमने बताया है वो विद्यार्थी सीखे। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है, प्लानिंग एंड लर्निंग। तो मैंने आज आपको ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव का एक डिटेल्स में थोड़ा बताया, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता है, गलतियां कर जाते हैं, और उस गलतियों के कारण लेसन प्लान डेमोंस्ट्रेशंस होता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। अब आपको मैं ये ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव का के साथ ही, जैसा मैंने ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड और ये सब आपको बताया, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ कि एनएसक्यूएफ क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आप देख लेंगे, बट उस एनएसक्यूएफ के अनुसार, जैसे आपका सिलेबस लेवल 5 है, तो एनएसक्यूएफ होता क्या है ये आपको जानना चाहिए, ये आपको जरूर जानना चाहिए कि एनएसक्यूएफ होता क्या है। तो एनएसक्यूएफ क्या है? ये क्लासिफाई इन डिफरेंट लेवल द स्किल, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। एनएसक्यूएफ classify the total qualification. NSPF classify या define the qualification in different level as per knowledge, skill and aptitude। यानी ज्ञान, कौशल, एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता। ज्ञान, कौशल और क्षमता के आधार पर जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे वोकेशनल हो, एजुकेशनल हो, टेक्निकल हो, जितने भी
अंत तक यानी हाई स्कूल इंटर से लेके पीएचडी तक जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं उन सभी क्वालिफिकेशंस को डिफरेंट लेवल में डिफाइन करता है। और ये टोटल 10 लेवल्स है। सभी क्वालिफिकेशंस को इस 10 लेवल में डिफाइन किया। तो एनएसक्यूएफ क्लासिफाई या डिफाइन द क्वालिफिकेशंस बेस्ड ऑन द knowledge, skill and aptitudes, and these levels are defined as per learning outcome। देखिए यहाँ लर्निंग आउटकम आ गया। these level यानी जो लेवल है, अब ये लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। जो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा, जैसे आपका एनएसक्यूएफ लेवल 5 है, 2 साल के जो कोर्सेज होते हैं। आईटीआई के जो 1 साल के होते हैं उनका एनएसक्यूएफ लेवल 4 होता है। तो ऐसे ही डिप्लोमा है तो 6 होगा, इंजीनियरिंग हो तो 7 होगा। तो जो ये लेवल्स बनाए गए हैं, ये लेवल इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड क्षमता, क्या क्षमता होगी। These levels are defined in terms of learning outcome which the learner must possess। यह लेवल लर्निंग आउटकम के रूप में परिभाषित होते हैं, जो लर्नर को अवश्य भी जानना चाहिए कि लर्नर क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा और सीख लेगा तो कौन सा लेवल पाएगा। which the learner must possess regardless of whether they are required, regardless of whether they are acquired in formal, informal या नॉन फॉर्मल सेटिंग। सिंपल भाषा में मैं हिंदी में बता दूं आपको, एनएसक्यूएफ पूरे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को नॉलेज, स्किल और क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करता है। ये जितने भी स्तर हैं एनएसक्यूएफ के, वह लर्निंग आउटकम के रूप में परिभाषित होते हैं। किसी स्तर को प्राप्त करने के लिए उस स्तर के सापेक्ष प्रशिक्षणार्थी के पास ज्ञान, कौशल और क्षमता अवश्य होना चाहिए। अब यह ज्ञान, कौशल और क्षमता चाहे वो जैसे प्राप्त करे, यानी वो फॉर्मल यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्राप्त करे, इनफॉर्मल खुद किसी वर्कशॉप में, किसी प्राइवेट दुकान पर या कहीं अप्रेंटिस करते हुए प्राप्त करे, या नॉन फॉर्मल यानी स्वयं के द्वारा, स्वयं सीख के नेट से इधर से उधर से जहां से कैसे भी वो प्राप्त करे। लेकिन वो टेस्ट में जब सफल हो जाएगा कि हाँ उस पार्टिकुलर लेवल का नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड उसके पास है, तो वो लेवल उसको मिल जाएगा। तो ये एनएसक्यूएफ इज ए नेशनली इंटीग्रेटेड स्किल फ्रेमवर्क। नेशनली यानी राष्ट्रीय, अब तो खैर इंटरनेशनली भी हो गया, दूसरे देश भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड स्किल फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज। जो भी कॉम्पिटेंसी और नॉलेज के आधार पर यह एक अंतरराष्ट्रीय समायोजित दक्षतापूर्ण एक फ्रेमवर्क है। इसमें मल्टीपल पाथवे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस फ्रेमवर्क का है। और जो कल मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी हैं उसमें भी है मल्टीपल पाथवे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्रोग्रेशन। मल्टीपल पाथवे कि आप हॉरिजॉन्टल यानी आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो एक कर लिया तो दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले। आजकल स्किल यूनिवर्सिटी जैसे उड़ीसा में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, बॉम्बे में शुरू होने वाला है, उत्तराखंड में 2 साल पहले प्रपोजल चला था बट अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया गवर्नमेंट के द्वारा। तो 4 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसे बीटेक की डिग्री होती है बीओसी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, सॉरी बैचलर ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो बैचलर डिग्री अभी तक आपको वोकेशनल डिग्री केवल आईटीआई तक की है, ये तो डिप्लोमा भी नहीं है। लेकिन अब बैचलर होगा, डिप्लोमा होगा, आईटीआई होगा, सीटीएस भी उसी में होगा, डिफरेंट
4 साल में डिफरेंट लेवल, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लिंकिंग वोकेशनल एजुकेशन विद टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज जनरल एजुकेशन। ये जितना भी फ्रेमवर्क है ये वोकेशनल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन जैसे बीए बीएड एमएड है जनरल एजुकेशन से करते हैं उसके साथ लिंक करता है। यह आपको एक मल्टीपल पाथ देता है कि आप कहाँ एक से छोड़ के दूसरे में चले जाएं, दूसरे को छोड़ कर तीसरे में चले। इसमें एक और सुविधा है कि यू कैन गेन द नॉलेज pertaining to a particular स्किल लेवल। आप किसी स्किल लेवल का अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जॉब मार्केट में जाइए, 1 साल 2 साल आप जॉब करें, अब आपको लगता है कि आप हायर स्किल चाहते हैं, अगेन कम बैक एंड गेन, यानी कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये एजुकेशनल या ये आपका एनएसपीएफ फ्रेमवर्क का पूरा डिजाइन है। इसका और भी है क्या एडवांटेज है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो पैरामीटर्स है जिस पर इसको डिजाइन किया गया है 10, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट यानी जो असेसमेंट क्राइटेरिया आपके सिलेबस में है वो भी इसमें सब इंक्लूड है, काफी है। तो जस्ट मैंने एक ब्रीफ हिंट दे दिया, आप नेट पर आज ही अपने नेट पे सर्च करें एनएसपीएफ तो देखें काफी कुछ उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैंने एक आपको हिंट दे दिया क्या होता है और उसके ऊपर चले 5 मिनट मैं और लूंगा। एनाटॉमी ऑफ लर्निंग आउटपुट, यानी लर्निंग आउटपुट जो आपके लर्निंग आउटकम सॉरी आउटपुट नहीं, लर्निंग आउटकम जो आपके सिलेबस में है, उस लर्निंग आउटकम का जो एक स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट जो लर्निंग आउटकम है, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जैसे मैंने कल भी आपको और आज भी बताया था कि लर्निंग आउटकम का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ड। तो फर्स्ट पार्ट इज एक्शन और एक्टिव वर्ड। लर्निंग आउटकम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या डिफाइन करता है, परफॉर्मेंस टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय लर्नर, परफॉर्मेंस टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। यानी लर्नर किस कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेगा, हिंदी में एक्टिव वर्क। मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक्टिव वर्क ये डिफाइन करता है कि लर्नर किस कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेगा। परफॉर्मेंस टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय लर्नर, ये आपका लर्निंग आउटकम का जो पहला लेटर है जिसे हम एक्टिव वर्क या एक्शन वर्क करते हैं, अभी मैंने इससे पहले आपको डिटेल से बताया भी था, वो डिफाइन करता है। दूसरा है लर्निंग स्टेटमेंट। लर्निंग आउटकम के दूसरे हम पार्ट को कहेंगे लर्निंग स्टेटमेंट। लर्निंग स्टेटमेंट लर्निंग का कथन यानी सीखने का कथन, स्टेटमेंट यानी कथन। ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है व्हाट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट लर्नर demonstrate, what learner demonstrate in performance। दोनों देखिए, एक्शन वर्क परफॉर्मेंस टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी लर्नर किस कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेगा, किस कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेगा वो तो एक्टिव वर्क बताएगा। और उसके आगे का पार्ट लर्निंग स्टेटमेंट, स्पेसिफाई लर्निंग स्टेटमेंट
स्पेसिफाई व्हाट लर्नर डिमॉन्स्ट्रेट इन द परफॉर्मेंस, यानी कार्य कुशलता में क्या प्रदर्शित करेगा। पहला कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेगा एक्टिव वर्ब, और कार्य कुशलता में क्या प्रदर्शित करेगा, क्या करेगा, वो बताता है आपका लर्निंग स्टेटमेंट। और तीसरा है क्राइटेरिया। जैसा अभी मैंने आपको परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में क्या बताया था कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यानी मानक, मानक का वो कथन है कि क्या आवश्यक है, किस स्तर तक होना चाहिए। तो तीसरा ये बताता वही पर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप एक एग्जांपल में दे दूं सिंपल सा डायोड का ही, कनेक्ट द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। आपने लिखा कनेक्ट द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस, तो कनेक्ट वर्ड क्या हो गया, एक्शन वर्ड, और भी आगे होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कनेक्ट द डायोड इन ए सर्किट फॉरवर्ड बायस, कनेक्ट द डायोड इन फॉरवर्ड बायस इन ए सर्किट। तो परफॉर्मेंस क्या होगा, टू कनेक्ट द डायोड, यानी विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, एबल टू कनेक्ट, उसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, क्या प्रदर्शित करेगा, डायोड को सर्किट में कनेक्ट करना, डायोड को सर्किट में कनेक्ट करना। ये तो आपका एक्टिव वर्ब कह रहा है, यानी कनेक्ट, केवल कनेक्ट, केवल कनेक्ट एक्टिव वर्ब है, और एक्टिव वर्ब भी डिसाइड करता है कि विद्यार्थी क्या करेगा। लेकिन स्टेटमेंट, लर्निंग स्टेटमेंट कहता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस होगा, क्या कनेक्ट करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में, यू मस्ट कनेक्ट इन फॉरवर्ड बायस, यानी डिमॉन्स्ट्रेट क्या करेगा, व्हाट द लर्नर डिमॉन्स्ट्रेट इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में कार्य कुशलता में क्या प्रदर्शित करेगा, कनेक्ट तो कर देगा लेकिन कैसे कनेक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसका, तो आप डिफाइन करें। अब स्टैंडर्ड में तीन चीजें आती हैं जो कल भी मैंने आपको बताया था। क्या आप विद्यार्थी से चाहते हैं वो आप डिसाइड करेंगे कि आप स्पीड चाहते हैं, एक्यूरेसी चाहते हैं, या स्पीड, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। तो इन तीनों में से आप क्या चाहते हैं कि वो कैसे कनेक्ट करें, कितने समय में कनेक्ट करें, कितना करंट का फ्लो हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को कहां कनेक्ट करना है, वो स्टैंडर्ड आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब ब्लूम्स का थोड़ा सा रह गया, मॉडिफाइड या रिवाइज्ड ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव। तो परसों हम रिवाइज्ड ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव और उसके बाद फिर सेशन क्लास शुरू करेंगे। कोई डाउट है इस पे तो आप अपना डाउट कर लें, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो 2.5 घंटे। और ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी का डाउट अभी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ ले। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि जो मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि फिर भी बहुत टाइम हो जा रहा है, 2 घंटे, बट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ब्लूम्स का क्या होता है। आप नेट पर अगर सर्च करेंगे सब मिलेगा आपको, ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव, रिवाइज्ड ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव, एनएसपीएफ क्या होता है, और फिर ये जितने एनओएस है, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स है, ऑक्यूपेशन है, जॉब रोल है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, एनएसडीसी है, एनएसडीए है, सेक्टर्स हैं, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कल आप किसी एनएसडीसी के ट्रेनिंग सेंटर्स में हो सकता है आप जॉब करें, वहां पढ़ाएं, तो ये सब अगर पहले से आपको नॉलेज होगा तो एक एडेड एडवांटेज होगा। ओके, थैंक यू। कल छुट्टी है, परसों फिर इसी समय 10:30 बजे, 10:30, लेकिन 10:30 बजे का थोड़ा ध्यान रखिए। 10:30 मतलब मैं तो 10 बजे आ गया था आज भी, मैं 10:15 तक आ जाता हूँ। प्लीज 10:30 बजे आप लोग भी ऑन हो जाए, जिससे हम एग्जैक्ट 10:30 बजे शुरू कर दें, और कोशिश करेंगे कि लेसन काम कर पाए।